गोल्डन इक्वेशन है कि जीडीपी इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, इसको गोल्डन इक्वेशन बोलते हैं। इस गोल्डन इक्वेशन के जितने भी आप यदि कंपोनेंट्स देखेंगे, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स अपने ढलान पे, उसके बावजूद भी खूबसूरती है कि जीडीपी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक जांच का विषय है कि ये नंबरों पे जो है जिस तरीके से घोटाले करते हैं। करोड़ औरतों को 1,500 रुपए लाडली बहन योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे। 1 करोड़ 60 लाख औरतों को दे चुके हैं, तो आप 2.5 करोड़ मल्टीप्लाई अगर 1500 करोगे तो ये आता है 3,700 करोड़। 3,700 करोड़ रुपए हर महीने जा रहा है। पहली चीज तो ये। दूसरी, महाराष्ट्र की पॉपुलेशन जो है वो 11.5 करोड़ थी 2011 के सेंसस में, माना बढ़ के 1 करोड़ और होगी तो 12.5-13 करोड़ होगी। तो 12.5 करोड़ में यदि 2.5 करोड़ औरतें ऐसे परिवार में रह रही हैं जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है, क्योंकि लाडली बहन योजना के अंतर्गत आपको फायदा तभी मिल सकता है जब आपके परिवार की आय सालाना 2.5 लाख से कम हो। तो यदि 2.5 करोड़ औरतें रहने से परिवार में, तो सोचिए क्या हाल है। एक परिवार में 4 लोग यानी 10 करोड़ लोग, यानी मोटा-मोटी आप समझिए 12 करोड़ में 10 करोड़ लोग ऐसे परिवार में जी रहे हैं जिनकी सालाना आय 2.5 लाख से कम है। तो कैसा मोदी राज्य, ये कैसी डबल इंजन की सरकार, ये किस बात का विकास, ये हाल है इंडिया के सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट का। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इस मुद्दे को जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और शिवसेना और एनसीपी ये क्यों इस मुद्दे को मुद्दा बना। क्या हो रहा है ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। एक यूनाइटेड नेशंस का, एक यूएन का जो डाटा है वो देखिए, उसके हिसाब से, यूएन के डाटा के हिसाब से भारत में इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं, तकरीबन 23 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब हैं इस देश में। दुनिया के सबसे ज्यादा, हमारे बाद पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान हमसे ऊपर है, सबसे ज्यादा गरीब देश, गरीब इस देश में है। और 23 करोड़ गरीबों के साथ अब उन 80 करोड़ लोगों को भी जोड़ दीजिए जो 5 किलो राशन पे निर्भर है। और इसी देश की किस्मत देखिए कि अगर आप दुनिया के 20-25 सबसे अमीर आदमियों की सूची देखेंगे तो उसमें भी 2 भारतीय हैं। 11वें नंबर पर मुकेश अंबानी है, 21वें नंबर पर फिलहाल गौतम अडानी है, जो कभी दूसरे नंबर पर पहुंच गए थे। जिस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं, उसी देश में दुनिया के 2 अमीर आदमी भी रहते हैं। फिर दावा किया जाता है कि हम 5वें नंबर की इकोनॉमी है। अब सोचिए, वो इकोनॉमी का जो झुंझुना आपको दिया जाता है, किसके आधार पर दिया जाता है? कौन है जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है? वो 5 लाख की इकोनॉमी में किसके हैं? 5वें नंबर की इकोनॉमी में किसके नंबर ज्यादा है? ये 23 करोड़ इनको गिन लीजिए, वो 80 करोड़ लोग गिन लीजिए जो 5 किलो राशन पे मोहताज है। लेकिन फिर भी इस देश के युवाओं को धर्म के नाम पर इतना अंधा किया जा रहा है कि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि आपको कहां धकेला जा रहा है। खुद के बच्चे नेताओं के इनके विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों को झोंक दिया जाता है कि आप धर्म के नाम पर सड़कों पर जुलूस निकालिए, अपनी जान गंवाइए। अपने बारे में बड़ा-बड़ा बोल दो, इसमें कोई टैक्स तो लगा नहीं है भाई, कोई कुछ भी अपने बारे में बोल सकता है। इंडिया का पॉपुलेशन जो है 18% है वर्ल्ड की पॉपुलेशन, ठीक है? और इंडिया का वर्ल्ड के जो व्यवसाय जो है, बिजनेस जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, वी आर कंट्रीब्यूटिंग जस्ट 3.5% और 3% ऑफ द टोटल ग्लोबल जीडीपी। वहीं दूसरी तरफ जो है हमारा एक्सपोर्ट तो उससे भी कम है, 2% के आसपास में, ठीक है? कंजम्पशन मार्केट की यदि हम बात करें तो हम मार्केट भी जो है, हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, किंतु हमारा मार्केट बड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास में अर्निंग नहीं है। पर कैपिटा इनकम जो है इस देश की बहुत ज्यादा कम है। तो जो साइजेबल मार्केट जो है, जो एड्रेसेबल मार्केट जो है, भले इस देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ हो, 12 से 14 करोड़ जो पॉपुलेशन है टॉप 1%, टॉप 5%, वही पॉपुलेशन जो है इस देश में कंजम्पशन को सपोर्ट कर रही है। यानी 7 से 8 करोड़ ही जनता जो है वो इस देश के कंजम्पशन को सपोर्ट कर रही है। और यही वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट आई थी 4-5 महीने पहले, जिसमें कहा गया था कि टॉप 1% जो है वो 21-22% इस देश का इनकम लेके जाते हैं और 42 से 44% वेल्थ के ऊपर में इस टॉप 1% पॉपुलेशन का कब्जा है। आप इस चीज को समझिए संजय जी, 2020 से लेकर 2023 तक 6 करोड़ सिटी में काम करने वाले वर्कर जो हैं वो अपने-अपने गांव में लौटे हैं और एग्रीकल्चर वर्कफोर्स में वो ऐड हुए। 6 करोड़। इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 2015 तक 17% कंट्रीब्यूट करता था, वो 2015 से 2021-22 तक घट के सिर्फ 13% कंट्रीब्यूट करने लगा। जॉब जो है वो तो मैन्युफैक्चरिंग में ही होती है ना, तो यदि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका ये होगा सिमटेगा, तो जॉब भी क्वाइट ऑब्वियस है कि वो सिमटेगी। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का जो डाटा है, जो मुझे जहां तक याद आ रहा है, 45 लाख जॉब्स जहां क्रिएट होनी चाहिए थी, वो मंथली घट के 29 लाख जॉब्स आ गई। तो हर तरफ लाख जॉब्स आ गई। तो हर तरफ से हम देख रहे हैं कि इस देश के अंदर में जो मेन जो गवर्नेंस का सिद्धांत 24 में, यानी जो मार्च में खत्म हुआ, मार्च 2024 को, इंडिया के अंदर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपने 41 ईयर्स, 41 साल के सबसे निचले कगार पे, सिर्फ $9.8 बिलियन का एफडीआई इंडिया में हुआ, ठीक है? और वहीं एक दूसरा आंकड़ा, इंडिया के अंदर में, इंडिया वर्ल्ड में टॉप नंबर पे देश है, पहला देश है जहां पर भारत से बाहर गए हुए कर्मचारी जो है, जो भारत के लोग जो हैं, जो अपने देश में पैसा भेजते हैं, चाहे वो गल्फ में काम करके हो, मजदूरी करके हो, या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हाई प्रिसिशन वर्क करके हो, वो $125 बिलियन है। देश में एफडीआई $9.8 बिलियन, और जो भारत के लोग इंडिया में पैसे भेजे वो $125 बिलियन है। यदि 80 रुपए का मैं एक डॉलर पकड़ूं तो 10 लाख करोड़ भारतीयों ने बाहर जो काम कर रहे हैं, ऐसे भारतीयों ने 10 लाख करोड़ रुपए देश में भेजा है 2023 में। आप इस बात को समझिए। तो नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासनकाल में क्या हुआ है, ना तो हम पूंजी को अच्छी तरीके से अट्रैक्ट कर पाए हैं, एफडीआई नीचे की तरफ जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत आज की डेट में विश्व का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है इंसानों का। हम लोगों को निर्यात करते हैं, हमारा सबसे बड़ा निर्यात क्या है? ह्यूमन पावर। हम $125 बिलियन का कमाई कर रहे हैं हर साल, सिर्फ अपने लोगों को बाहर भेज के, और वो जो रेसिपिएंट बनी है, जो वो पैसा भेजते हैं और जो हम रिसीव करते हैं, वो $125 बिलियन। इसलिए विदेशों में इंडिया के लोगों के यदि मानवाधिकार के साथ में खिलवाड़ होता है, तो भी उसकी किसी तरीके की सुनवाई नहीं है, क्योंकि नोबडी वांट्स टू स्पॉइल दिस एपल कार्ट। ये जो इतना पैसा आ रहा है, ये पैसा का फ्लो रुक जाएगा यदि हम जरा भी ना नुकुर करें। वहीं हम दूसरी तरफ मोदी भक्तों को ये बोलते हैं इंडिया सुपर पावर के रूप में उभर रहा है। भैया कैसे सुपर पावर, जब आप नौकरों की सप्लाई कर रहे हैं वर्ल्ड को? क्या नौकर कभी मालिक बन सकते हैं? भले वो हाई प्रोफाइल वर्क आप बोलो कि आईटी दिया गया है, भाई वो भी जो है वो एक नौकर के काम कर रहे हैं गोरों के। तो आप जो है एक मिथ्या, एक फॉल्स ईगो में तो जी रहे हैं। आज सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा जो इस बीजेपी गवर्नमेंट के जो सपोर्टर्स हैं, वो मध्यम वर्ग के लोग जो आइडेंटिटी क्राइसिस में से जूझ रहे हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है यदि कोई कहता है कि इंडिया सुपर पावर के रूप में उभर रहा है, दे फील वेरी गुड, और वो सॉफ्ट पावर मतलब वो उस तरफ में बढ़ जाती है। परंतु आप थोड़े ठंडे दिमाग से आप लोग सोचिए, क्या आप लोग यदि बाहर जाके काम करने जाते हैं, तो क्या आपकी वो इज्जत रह सकती है जो आप अपने देश में रहकर काम करें और देश में मनी को अट्रैक्ट करें? आज फॉरेनर्स इंडिया में पैसा नहीं लगा रहे, एफडीआई डिक्लाइन हो रहा है, पर हमारे भारत के लोग छोटे-छोटे नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया कच्चा होता जा रहा है। जैसे जैसे रुपया गिरता है, प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा भी गिरती है। रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश की सरकार भ्रष्ट और गिरी हुई है। ये खुद मोदी जी मान रहे हैं। वो मान रहे हैं कि उनकी सरकार भ्रष्ट और गिरी हुई है, क्योंकि मोदी राज में डॉलर के मुकाबले रुपया ऑल टाइम लो पर पहुंच चुका है।
डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार 84 के पार हो चुका है। 2014 में जब मोदी ने सत्ता संभाली थी तब डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत लगभग 58 रुपए थी, लेकिन आज $1 की कीमत 84 पार पहुंच गई। 2014 में लच्छेदार भाषण देने वाले मोदी जी के मुंह पर अब ताला लग चुका है। रुपया लगातार गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है और मोदी जी खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। खुश होते फर्स्ट रिएक्शन आता है कि चलो इंडिया का नाम कर रहे लोग, पर देश में इनकम इनक्वालिटी बहुत बढ़ती चली जा रही है। इस बात पे डिटेल में बात हम जरूर करेंगे कि देश के 1% लोगों के पास 40% वेल्थ है और जो बॉटम का 50% है उसके पास सिर्फ 15%। ये बहुत चिंता का विषय है। ये इनकम इनक्वालिटी बढ़ रही है, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से दिख रहा है। इस पर सवाल होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है। आम आदमी टैक्स के बोझ तले दबता चला जाता है और ये सब कुछ होता है। उसके बाद अंबानी जी का बेटा शादी करता है और हम उसके फोटो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रील्स बनाते हैं और सब कुछ चलता है। दिस इज एक्चुअली अलार्मिंग सिचुएशन। बिजनेस से बचे वो किस प्रकार से आम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। कई हजार साल की जो व्यवस्था है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, उस व्यवस्था को कैसे बदला जाए। अभी दिवाली गई है जनाबे वाला, इसके अंदर आपको मालूम है कि 70 इंच से बड़ा टीवी बहुत 10 गुना बिका है। कितने इंच से बड़ा? 70 इंच। अरे 70 इंच का टीवी देखा है भाई? नहीं देखा। 70 इंच से बड़ा, 21 इंच 31 इंच का नहीं, उससे बड़ा 10 गुना। दुपहिया वाहन नीचे चले गए। यानी कि हालात ये हैं कि मिडिल क्लास जो 10 करोड़ माना जाता था वो 6.5 करोड़ रह गया, श्रिंक हो गया। मिडिल क्लास का मतलब क्या बताते हैं कई सारे सर्वे में, 30,000 से लेकर 60,000 के बीच का जो बंदा है जो कमाता है उसको मिडिल क्लास गिना जाता है एक सर्वे के अनुसार। दूसरा कहता है कि 41,000 से 2.5 लाख रुपए के बीच मिडिल क्लास गिना जाता है, वो श्रिंक हो गया है। 35% उसने खरीदारी कम कर दी है। अमेज़न की रिपोर्ट आई है दोस्तों कि वहां पर ये लिपस्टिक जो बिकती है महंगी वाली वो ज्यादा बिक रही है। बाकी तो 5-7 हजार रुपए वाला आदमी आपके हमारे पास है। तो मैं अर्जी करना चाह रहा था जनाबे वाला कि एक तरफ तो डिस्ट्रीब्यूशन जो खरबपतियों का, इस खरब के ऊपर क्या होता है, कुछ शंखपति बोल सकता है क्या है वो, बहरहाल इनका जो है ना, इनकी ताकत बढ़ गई है। 2008 में मैंने 15-20 दिन पहले हमारी खबरें सुन लीजिए बराए करम, रुक जाइए। जो 8-16 थे 2008 में, वो 182 में से 162, 189 में से 162 तो गुजरात के निकल रहे हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो समझ लीजिए 80% जनता आपके मेरे जैसी है। मिडिल क्लास, निम्न वर्गीय, बहुत हालत खराब, 100 रुपए से 200 रुपए के बीच में कमाने वाले 71 करोड़ लोग, 81 करोड़ लाइन में लगे हुए लोग 5 किलो राशन पर। तो अगर ये बात भी आपने सुनेंगे रासुद्दीन ओवैसी और गिरिराज की बात सुनोगे तो भाई फिर मेरी खबर मत देखिए। फिर तो आप चले जाइए गिरिराज की यात्रा में, स्वाभिमान यात्रा कौन सी निकाल रहा है वो, वहां चले जाइए। वो कह रहा है कि वहां पर जो है एक मारे तो 100 थप्पड़ हिंदू मारे। गांधी के सिद्धांतों पे चल रहा था देश, अंग्रेज भाग गए, एक लाठी चलाए बिना गांधी ने आजादी ले ली। नो डाउट कुछ भगत सिंह वगैरह भी हुए हमारे महापुरुष, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अहिंसा के रास्ते से आजादी मिल गई। आपको दोस्तों मैं अर्जी करना चाह रहा था कि ये जो राहुल गांधी काम कर रहा है एक जगह जाकर के, ये काम समझ में नहीं आता। ये वाला काम समझ में आता, बटोगे तो कटोगे, ये वाला समझ में आता। तो बटे कहाँ है, कौन बांट रहा है? अरे कोई नहीं बांट रहा भाई। पहले से ज्यादा भाईचारा था 10-15 साल पहले, ज्यादा मोहब्बतें थी, ज्यादा लगाओ तो झगड़े तो होंगे। 140-100 करोड़ के लोगों में अगर झगड़ा नहीं होगा तो क्या क्यों नहीं भाई? लिंगायत वो लिंगाया माओवादी या कुकी मेथी आपस में झगड़े होने घरों के अंदर होते हैं, तो भाई में झगड़े उसका काम है। बड़े आदमी को बीच में करा देना, जिसके सजा सजा दे देना। संविधान को चलाने वाले हमारी सरकार को ये काम होता था। ये नहीं कहना था कि कपड़ों से पहचाना जाता है, फिर तुम साफ सफेद कपड़े पकड़ लो या सफेद कपड़ों में जा रहा है, ये सफेद कपड़ों में जा रहा है। अरे भैया भगवा कपड़ों में जा रहे हैं भाई, तलवारें निकाल रहे हैं यात्राओं के अंदर। इस बात का जिक्र इसलिए मत करो कि तमाम नेता योगी आदित्यनाथ से लेकर गिरिराज तक ये और विश्व ने क्या काम कर रखा है झारखंड में देखिए। मतलब चुनाव आयोग के कान में शायद बात नहीं पड़ी, उसका एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है। एंड्रॉइड मोबाइल है तो सुन ले भाई क्या कह रहा है वो। बेहद शर्मनाक वीडियो शेयर हो रही है। दावा किया जा रहा है कि ढेर सारे दीपक जलाए गए थे, मगर जैसा कि हमने पिछले सालों में देखा है, दीपक बुझने के बाद दिए में जो तेल रह जाता है गरीब लोग उसे बटोरने लगते हैं ताकि घर में खाना बनाया जा सके। तो शायद इन्हीं चीजों से बचने के लिए सफाई कर्मियों को लगाकर जलने और बुझने से पहले ही दियों का तेल नदी में बहा दिया गया। इस वीडियो में साफ साफ सुना जा सकता है, लोग कह रहे हैं कि दिया पूरी तरह से जला भी नहीं था, कुछ दिए ऐसे भी थे जो जले ही नहीं थे, मगर उससे पहले ही तेल को बहाया जा रहा है। यानी नकारात्मक प्रचार न हो, इससे पहले ही दिए का तेल नदी में बहा दो, चाहे भले ही नदी में हजारों लाखों जीव इसके कारण संकट में आ जाए। मगर सोचिए, यदि ऐसा हुआ है तो ये कितनी दूषित मानसिकता है। ये उस देश की हकीकत है जहां खुद सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन बांटते हैं और दिए से गरीब तेल न बटोर ले, उसकी तस्वीरें वायरल हो जाएं। इससे बचने के लिए तेल को पहले ही नदी में बहाना। आज की डेट में आप इजराइल के बारे में सुन रहे होंगे, इतना वहाँ पे वॉर चल रहा है, सब चीजें हैं, लेकिन इजराइल को क्यों विकसित देश माना जाता है? क्योंकि वहाँ की पर कैपिटल इनकम अच्छी है। हम तो वाली जनरेशन है विश्व बैंक की, उसके मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा भुखमरे गरीब भारत में रहते हैं और उनमें 23.5 करोड़ लोग वो हैं जो इतने गरीब हैं कि जिनके पास में कुछ नहीं है। आप सोचिए 23.5 करोड़। जब मनमोहन सिंह सरकार गई थी तो उन्होंने देश में सिर्फ 23 करोड़ लोग जो है छोड़ के गई थी गरीबी रेखा के नीचे, और स्थिति है इन्होंने उसे हालत यह है बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और जो भुखमरी वाले हैं वही सिर्फ 23.5 करोड़। यानी आप हालात देख सकते हैं कि देश का क्या है। हमसे अच्छा पाकिस्तान, अब आप समझिए, हमारे यहाँ 234 मिलियन है और पाकिस्तान में 93 मिलियन, इथोपिया में 86 मिलियन, नाइजीरिया में 74 मिलियन और कांगो में 66 मिलियन। ये है पूरी दुनिया का आंकड़ा। तो दुनिया के सबसे ज्यादा भुखमरे गरीब जो जिनके पास कुछ नहीं है वो हिंदुस्तान में। लेकिन साहब या तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाई और लड़ाई करेंगे। आई एम आल्सो नॉट बैड। तो ये फीलिंग हुआ करती थी। अब आईआईटी मुंबई ने अपना जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड रखा है उसके हिसाब से 25% लोग आईआईटी मुंबई के ऐसे हैं जिनको नौकरी ही नहीं मिली, उन्हें प्लेसमेंट ही नहीं मिला। बल्कि मेरे बेटे ने भी क्योंकि एमबीए किया है, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से किया है, तो प्री प्लेसमेंट में लोगों को पैसे मिलते थे और नौकरी तो मिली जाती थी। आज से 10-15 साल पहले ये स्थिति थी। और आज की स्थिति यह है कि आईआईटी मुंबई जो बेस्ट आईआईटी इंस्टीट्यूट से माना जाता है उसके 25% लोगों को तो प्लेसमेंट ही नहीं मिला। अब वो जाएंगे, दर भटकेंगे, मार्केट में जाएंगे, नौकरियां मांगेंगे, मिलेंगी नहीं मिलेंगी। अच्छा, जिन लोगों को नौकरी मिली है उनका जो एवरेज ऑफर है, जो मतलब ज्यादातर लोगों को बच्चों को जो नौकरी मिली है वो मिली है 4 लाख रुपए साल की। 4 लाख रुपए साल का मतलब होता है करीब 35,000 महीना। अब आप सोचिए, वो आईआईटी जिसके अंदर पढ़ाई करने के लिए आपको 25 लाख रुपए का खर्चा होता है। हम लोग जैसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 25 लाख को अगर आप बैंक में डाल दें तो करीब 2.5 लाख रुपए आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। 2.5 लाख का मतलब आप जानते हैं करीब 20,000 रुपए महीना। तो इसका मतलब 20,000 रुपए तो बिना कुछ करे आपको मिल सकता है। और आईआईटी की पढ़ाई 5 साल 4 साल मेहनत करने के बाद, उसको पास आउट करने के बाद अगर आपको 35,000 रुपए महीने मिल रहा है तो इसका मतलब आपको नौकरी। अगर ये आईआईटी वालों का यह हाल है, देश के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स का यह हाल है, तो बाकी वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स और एमबीए इंस्टीट्यूट जहां इंजीनियरिंग कॉलेज जहां पे 20-25 लाख रुपए देके लोग पढ़ रहे हैं और उसके बाद उनकी नौकरी की क्या स्थिति होगी अगर 25 लाख रुपए खर्च करके आपको 15,000 रुपए महीने की नौकरी मिले, और वो भी नौकरी ऐसी हो कि एम्प्लॉयर आपको रोज 18 घंटे काम कराए और जरा सी गलती हो और आपको नौकरी से बाहर कर दे, क्योंकि वो भी जानता है कि 100 लोग फैक्ट्री के बाहर बैठे हुए नौकरी करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इसलिए डिमांड सप्लाई मिसमैच होने की वजह से एम्प्लॉयर बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन प्राइवेट सेक्टर के अंदर करता है, सरकारी नौकरी मिल नहीं रही।
तो देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा, बाकी तो आप कुछ कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना हो गया है और जीडीपी इतनी हो रही है। अरे जीडीपी इतनी हो रही है, आपके डेट जो है 5 गुने बढ़ गए हैं। पूरे देश के वो जो डेट्स हैं वो बढ़ गए हैं। और स्टेट वाइज अगर आप एनालिसिस करेंगे तो जहां पे आज महाराष्ट्र के ऊपर करीब 8 लाख करोड़ का ऋण है, जो कि आज से 10 साल पहले इसका 1/5 भाग था। देश के अंदर भी कहां 52 लाख करोड़ का ऋण था, आज 2,40,000 करोड़ का हो गया। तो मतलब ऋण बढ़ता जा रहा है, जीडीपी कांस्टेंट है, बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आप जो मध्यम वर्ग का बच्चा है, जो गरीब वर्ग का बच्चा है, जो अमीर लोग हैं, चलिए ठीक है, डिग्री मिल गई, शादी हो गई, दहेज मिल गया, दहेज उचित नहीं है, लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन चलिए बताने के लिए हो गया, बच्चे ने इंजीनियरिंग किया, बीए किया है, कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया, 20-25 लाख रुपए खर्च कर दिए और उसके बाद ये हो गया, शादी हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं, उनकी चिंता मैं देखा हूं, जब मैं लोगों से मिलता हूं, उनके मां-बाप से मिलता हूं, वो पूछते हैं सर नौकरी तो मिल जाएगी ना, इससे बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए कर रहा है। मैंने कहा आज की तारीख में गारंटी नहीं ले सकता। आज से 10 साल पहले तो मैं गारंटी ले पाता था। मुझे लगता था कि बच्चे को अगर अच्छे इंस्टीट्यूट से, या बच्चा बहुत अच्छा हो या इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा हो, तो उसे 40-50 हजार की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आज की तारीख में बेस्ट इंस्टीट्यूट से अगर 30-35 हजार की नौकरी मिल रही है, और ऐसे इंस्टीट्यूट जो गली-गली, सड़क-सड़क खुल गए हैं, वहां पे 15 हजार की नौकरी मिल रही है 25 लाख रुपए खर्च करके, तो वास्तविकता द फॉरेस्ट का सीन चल रहा है। इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। यहाँ छत्तीसगढ़ में 2.5 लाख पेड़ों का जंगल काट रहे हैं और वहाँ राजस्थान में ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के नाम पे दिखावा कर, मतलब ये मोदी सरकार लोगों को कितना बेवकूफ बना सकती है, उसका ये बेस्ट एग्जांपल। अब देखो, इस फॉरेस्ट में एलिफेंट, टाइगर्स और 400 टाइप्स के बर्ड्स रहते हैं, और जब ये फॉरेस्ट कट जाएगा तो ये सारे नजदीक के गांव में आने लगेंगे, जिससे एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा, जिसकी सरकार को कोई चिंता नहीं। चलो जानवर तो छोड़ो, इस फॉरेस्ट में 20,000 आदिवासी रहते हैं और उन लोगों के लिए सरकार ने कुछ प्लान नहीं किया, जबकि हमारे इंडिया का फर्स्ट सिटीजन, हमारा प्रेसिडेंट खुद एक आदिवासी है, और एक आदिवासी के काम नहीं आ रहा तो क्या फायदा, जबकि ये एरिया कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल में आता है। और सरकार ने माइनिंग परमिट देने से पहले ना ग्राम सभा की परमिशन ली और ना ही आदिवासियों की, और फिर G20 में बैठ के सिर्फ दिखावा करते हैं। अब माना यहाँ पे 23 कोल ब्लॉक्स है, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेस है इस सरकार के लिए, पर ऐसा भी क्या बिजनेस कि वहां पे रह रहे लोगों के बारे में और वहां के जानवरों के बारे में एक बार भी नहीं। अब इस लड़ाई की बात करूं तो लड़ाई इस बात की है कि नरेंद्र मोदी ने प्रकृति संपदा को अडानी अंबानी को सौंपने के लिए जो खेल किया, उसका नतीजा यह हुआ है कि जो 180 देशों के बीच में जो पूरे दुनिया की प्राकृतिक संपदा और सबके संरक्षण का जो इंडेक्स होता है, वर्ल्ड इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स में 180 देशों में भारत 176 पर पहुंच गया है। बधाई हो मोदी को कि इतना बर्बाद कर दिया है कि ऑलमोस्ट सबसे आखिरी हो गया है। भारत में कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं पहाड़ काटे जा रहे हैं, कहीं झीलें खत्म की जा रही हैं, कहीं कुछ किया जा रहा है, खेत खलिहान जंगल सब खत्म किए जा रहे हैं, जल जमीन जंगल पर सब पर कब्जा करने के लिए कारपोरेट को सौंप दिया है। उसका नतीजा है हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, वहां के आदिवासी किस तरीके से प्रतिरोध कर रहे हैं कि हसदेव जंगल को जिस तरीके से काटा जा रहा है, पुलिस, सेना और दूसरे अर्धसैनिक बल लगा करके वो जंगल कटवा करके अडानी को सौंपा जा रहा है। और ये सब हो रहा है, आदिवासियों पे लाठी चल रही है, गोली चल रही है, उन्हें नक्सली घोषित करके मारा जा रहा है और न जाने क्या क्या किया जा रहा है। कमोबेश यही तो जम्मू कश्मीर में साजिश थी, इसीलिए अनुच्छेद 370 खत्म करने की बात करते थे, इसीलिए जो है अनुच्छेद 34 खत्म करने की बात करते थे, या इसलिए क्योंकि इन्हें जल जमीन जंगल संपदा प्रकृति सब पर कब्जा करना, और वही हो रहा है। विकास के नाम पर विनाश हो रहा है, प्राकृतिक चीजों को खत्म किया जा रहा है, और यही कारण है कि आज दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली बन चुकी है। भारत के देश, पूरी दुनिया के जो 20 सबसे प्रदूषित देश हैं, उनमें 12 भारत के हैं, एक दर्जन। सोचिए आप किस हालत में भारत को लाके खड़ा कर दिया है। अगर 2014 के पहले यह स्थिति होती तो नरेंद्र मोदी कितनी छाती पीटते, भाजपा के लोग कितनी छाती पीटते, आप सोच सकते हैं। एयरपोर्ट भी बन चुका है। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार बनने के बाद जल्द से जल्द हवाई सेवा भी शुरू हो जाएगी, और मेरा तो सपना है जो हवाई चप्पल पहनता है ना, वो हवाई जहाज में जाएगा। वाह दोस्तों, ये सपना कितना सुंदर है। हवाई चप्पल पहनने वाले, मतलब आपके मेरे जैसे सामान्य लोग हैं, या फिर जो गरीब आदमी है जिसके पास रखते भटकते जूते खरीदने के भी पैसे नहीं है, वो हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई सफर करें। वैसे हमारे मोदी जी अपने सपने का जिक्र किया करते थे 2014 में जब नई सरकार बनी थी ना तब, लेकिन उसके बाद से मोदी जी ने इस सपने का जिक्र करना छोड़ दिया। लेकिन आज झारखंड में सपने का जिक्र किया तो अचानक से मेरे दिमाग की बत्ती जली। जानते क्यों? क्योंकि अभी जो छठ पूजा गई है ना, अभी इसी हफ्ते जब छठ पूजा गई है, तो मेरी नजर इस खबर पर गई थी। क्या आप जानते हैं दोस्तों, छठ पूजा में दिल्ली से पटना की हवाई यात्रा के टिकट्स, बाय एयर जाने के टिकट दिल्ली से पेरिस जाने के टिकट से भी महंगे हो गए थे। बताइए मोदी जी, क्या मतलब, क्या मजाक भी मोदी जी करते हैं तो ऐसा करते हैं कि हंसी भी नहीं आती है। इससे भद्दा मजाक इस देश में हवाई चप्पल पहनने वालों का किसी ने उड़ाया होगा क्या मोदी जी? आपको बिल्कुल नहीं पता क्या देश में क्या चल रहा है। मतलब देश में दोस्तों एयर ट्रैफिक का या हवाई सफर का इतना बुरा हाल है, इतना महंगा है एयर ट्रैफिक कि मोदी जी सोच भी कैसे सकते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाले उसमें चढ़ जाएंगे। सोचिए दिल्ली से पेरिस जाना सस्ता था छठ में, दिल्ली से पटना जाने से। और दोस्तों केवल छठ की बात नहीं है, ये एक और खबर मैं आपके लिए लेकर आई हूं जिसमें लिखा हुआ है कि दिवाली के तुरंत बाद देश में एलपीजी के दाम बढ़ा दिए गए। इसके साथ ही तेल मार्केटिंग कंपनियों ने एटीएफ के दाम भी बढ़ा दिए, मतलब जो ईंधन प्लेन्स में डलता है उसके दाम भी बढ़ गए, जिससे एयरलाइंस कंपनियों को तगड़ा झटका लगा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, एयरलाइंस कंपनियों के लिए ईंधन महंगा हुआ, एयरलाइन कंपनियों के लिए उनका फ्यूल महंगा होगा, तो अपनी जेब तो देंगे नहीं, आपके मेरे टिकट से देंगे, तो एयर टिकट महंगा होना ही होना है। तो मोदी जी कहां सपना देख रहे हैं हवाई चप्पल में चढ़ने वाले लोग हवाई सफर करें, और यहां ये खबर बता रही है कि एयर ट्रैफिक महंगा हो गया है, अभी और महंगा होगा। और दोस्तों कुछ आज कल परसों की खबर नहीं है, साल दर साल इसको लेकर अलग अलग आर्टिकल्स में आपके लेकर आई हूं, जिसमें बताया गया है कि एयर ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है। अब देखिए 2024 के अक्टूबर की, इसी साल 2024 अक्टूबर की सीएनबीसी की खबर बताती है एयरलाइन टिकट प्राइसेस आर अप 25%। एयरलाइंस के जो टिकट है वो 25% बढ़ गए। हवाई चप्पल पहनने वाला तो सोच भी नहीं सकता हवाई सफर करने का मोदी जी। और दोस्तों देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर जिसमें बताया गया है, पूरा रीजन बताया गया है कि भारत में जो एयरफेयर्स है, मतलब हवाई सफर है, वो आखिर इतना क्यों बढ़ रहा है और इसको आप कैसे बीट कर सकते हैं, कैसे सस्ते टिकट खरीद सकते हैं। मतलब बड़ी बड़ी बिजनेस वेबसाइट्स ये बता रही है कि 25% महंगा हो गया एयर ट्रैफिक, हवाई सफर। ठीक है, दिवाली में दिल्ली से पटना का सफर दिल्ली से पेरिस से भी महंगा हो गया, और उसके बाद भी सोचिए लोगों ने टिकट खरीदा होगा। इतनी ये स्थिति है, उसके बाद भी मोदी जी खाप क्या देख रहे हैं, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई सफर करेगा। अरे सर, आपको किसी ने बताया नहीं, जो हवाई चप्पल पहन रहा था ना, उसकी हवाई चप्पल भी आजकल टूटी हुई है, वो टाके लगाकर हवाई चप्पल पहन रहा है। आप कहां उसको हवाई सफर कराने का सपना देख रहे हैं? इस तरह के सपने नहीं देखने चाहिए। मैं तो कहती हूं मोदी सपने देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस तरह के सपने जब आप लोगों के आगे रखते हैं ना, तो
जो आंकड़े हैं, टॉप 1%, इतनी बड़ी देश, इतना जनता, टॉप 1% 70% वेल्थ जनरेशन कर रही है, 70% वेल्थ जनरेशन सिर्फ ये टॉप 1% कर रही है। क्या कीजिएगा इस धनराशि का? इसी धनराशि से ही तो लोग रोल्स रॉयस खरीद रहे हैं, लैम्बोर्गिनी खरीद रहे हैं, एसयूवीज के लिए तो वेटिंग लिस्ट चल रही है। लेकिन ये बात भी सही है और सच है कि इसी देश में करीबन 70 करोड़ लोग, जो देश का बॉटम हाफ है, उनकी उनकी आमदनी 1%, जो बॉटम हाफ है, जो गरीब हैं, उनकी 1% से आमदनी बढ़ी। इन्फ्लेशन कितना है? तो अब जब इन्फ्लेशन आप बीट नहीं कर पा रहे हो, तो इसी वजह से 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे फिसल रहे हैं हर साल। अगर किसी तरीके से भी 8% ग्रोथ फॉर 4 इयर्स इन अ रो हमने कर लिया, तब हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं, एटलीस्ट ऑन पेपर। लेकिन ये कीर्तिमान करने के बाद भी हमारा जो पर कैपिटा इनकम होगा, माने औसतन आमदनी ऑफ एन इंडियन, वो अंगोला के बराबर होगा और बांग्लादेश से तब भी कम। तो जो जीडीपी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देश हमारा इतना विशाल है, अगर आप पे और हम पर आ गए, इंडिविजुअल पर आ गए, तो हमारी हालत क्या है, ये समझना जरूरी है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं गरीबों का क्या, आपको कौन सा फर्क पड़ने वाला है? आप तो हार्ड वर्किंग मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास हो ना, आपके तो अच्छे दिन अब आएंगे। शायद नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है कि देश में जो हाउस होल्ड सेविंग है, यानी आपकी और मेरी जो बचत है, वो 2022-2023 में 50 साल में सबसे कम हो गई है। 50-70 साल करते 50 साल के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ओनली 5.1% ऑफ जीडीपी हमारी सेविंग्स रह गई है, ये आंकड़ा है। और ये सेविंग्स का आंकड़ा 25% ऑफ जीडीपी था इन 2010, जब हम लोग सबसे ज्यादा लेते। ये 8% ऑफ जीडीपी था 2019-2020 में, कोविड से पहले। कोरोना काल में भी ये आंकड़ा 11.5% ऑफ जीडीपी था। उस समय भी हम थोड़े पैसे बचा पा रहे थे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे इस तकलीफ मुझे नहीं, कोविड के बाद देश के लोगों को हो रही है। सेविंग्स तक नहीं हो पा रही है, नौकरियां नहीं है, वो तो और अलग की बात है। उसके ऊपर डेट, उसके ऊपर कर्जा जो बढ़े जा रहा है, इसीलिए तो स्ट्रेस हो रहा है। अब भी मोटा पैसा जा रहा है। उल्टा इंडिया में कोविड के बाद भी मंदी का दौर चली जा रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में अगर आप बात करें, तो मैन्युफैक्चरिंग में देश में जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज्यादा है और ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ये उल्टा जा रहा है, रिकॉर्ड लो पर जा रहा है। यहां तक कि कुछ हेडलाइंस अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, माने एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ रही है, इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंस कम हो रही है। ये तो भाई हम 70 साल पीछे कर जा रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हर मास्टर स्ट्रोक की तरह मेक इन इंडिया की पब्लिसिटी तो बहुत बढ़िया हुई थी, लेकिन ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन नॉट सो अच्छा था। इसके ऊपर जो रेट है, टैक्स टेररिज्म है, सोशल टेंशन है, सो अलग। नतीजा क्या है कि जो स्किल्ड वर्कर है और जो अच्छे स्टार्टअप कंपनीज हैं, वो बाहर का रास्ता देख रही हैं। पिछले कुछ सालों में 300 से 400 स्टार्टअप्स बाहर चले गए हैं। और नहीं, ऐसे स्टार्टअप्स को हमारे देश से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हमारे लोगों से कोई प्रॉब्लम है, लेकिन सरकारी रेगुलेशंस, बाबूगिरी से उनका गला घुट रहा था, तो बाहर चले गए। और मेक इन इंडिया को छोड़ो, अनमेक इन इंडिया चल रहा है। सरकार ने संसद में बयान दिया है, मैंने जैसे बताया, ये सारे ऑफिशियल आंकड़े हैं। सरकार ने संसद में बयान दिया है, 3000 फॉरेन कंपनीज और उनके सब्सिडीज ने भारत में दुकान बंद कर दी है 2014 और 2021 के बीच में। इसमें बड़े-बड़े नाम भी हैं, केन एनर्जी, हॉलसिम, डाइची, कैफो, हेंकल, हार्ली डेविडसन एंड ऑफ कोर्स फोर्ड मोटर कंपनी। जिस मनरेगा को मोदी सरकार ने कांग्रेस की सबसे बड़ी फेलियर, सबसे बड़ी असफलता बोली थी, आज उसी मनरेगा पर सरकार सैकड़ों करोड़ रुपए और लगा रही है। कोविड से पहले, कोविड के दौरान और अब कोविड के बाद भी। शहरों में नौकरियां है नहीं, गांव में विकास दिख नहीं रहा है, तो लोग इसी सरकारी स्कीम पर डिपेंड कर रहे हैं बेसिक कुछ आमदनी के लिए, और कई घर इसी स्कीम की वजह से चल रहे हैं। प्लान तो था कि मनरेगा को धीरे-धीरे बंद कर दिया जाएगा, लेकिन पिछले 9 सालों में इसमें और पैसे डाले गए हैं, क्योंकि नौकरी के और कोई अवसर है नहीं रूरल इंडिया में। उधर कोविड काल में लगाया गया फ्री राशन कार्यक्रम, अब वो कोविड के बाद भी चल रहा है, इस पूरे साल भी चल रहा है। 80 करोड़ भारतवासी सरकार के दिए मुफ्त अनाज पर जी रहे हैं। अब इसे आप सोशल वेलफेयर कह लीजिए, फ्री डिलीवरी कह लीजिए, मोदी सरकार की दया कृपा कह लीजिए, लेकिन फैक्ट तो यही है कि हमारे देश की आर्थिक हालत इतनी खराब है कि 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है फ्री में। नहीं दिया तो वो सड़कों पर आ जाएंगे, भूखे मरेंगे। लेकिन उसी समय हमें ये बोला जा रहा है कि हमारे देश में अच्छे दिन चल रहे हैं, लोग तरक्की कर रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं। या फिर शायद हमें ये सारे सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि अमृतकाल तो भी आया नहीं ना। अभी तो हमें सिर्फ चुपचाप बैठ के कर्तव्य करना पड़ेगा, क्योंकि कर्तव्य काल चल रहा है। तो कर्तव्य काल में करते करते हमने भी पीडब्ल्यूसी, प्राइस वाटरहाउस कूपर की एक सर्वे निकाली। उस सर्वे में ये लिखा है कि 63% इंडियन कंज्यूमर्स अपने नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग को कट कर रहे हैं, मतलब जो जरूरत की चीजें हैं सिर्फ वही, बाकी सब में कटौती। 74% इंडियंस अपने पर्सनल फाइनेंसेस, अपने पैसे को लेकर बहुत चिंतित हैं। और सर्वे की जरूरत नहीं है, घर घर की यही कहानी है। एटलीस्ट जो ऑनेस्टली बात करते हैं, जिनको दिखता है सच्चाई, वो तो बता रहे हैं कि कमर तोड़ इन्फ्लेशन है, जो महीनों बाद अब कुछ कम होती नजर आ रही है। इलेक्शन भी तो आ रहे हैं ना, लेकिन इलेक्शन आए ना आए, ये जो इन्फ्लेशन का मंजर है, ये भी इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसून कह लीजिए, ग्लोबल मार्केट फोर्सेस कह लीजिए, उसके ऊपर इतने सारे जो युद्ध वॉर चल रहे हैं, रिसेशन को और डबल कर रहे हैं, तो ये जो आपके बटुए के ऊपर वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है, ये भी खत्म नहीं होने वाला है। ये सब खाना पीना एसेंशियल से छोड़ो, हॉस्पिटल जाके देखिए, कभी स्कूल में फीस भरने की कोशिश करिए, कभी सब जगह महंगाई आग पकड़ी हुई है। और कुछ स्मॉल होम लोन्स की अगर हम बात करें तो 2.5% बढ़ गया है कुछ ही महीनों में। इसका मतलब है ईएमआई पेमेंट्स कुछ लोगों के लिए 20% बढ़ गई है। देखते देखते उनको समझ में नहीं आ रहा कि ईएमआई निकाले कहां से। और ऐसा नहीं है कि सरकार को ये सब दिखता नहीं है, लेकिन कुछ खास कर नहीं सकती है। कर्जा लेकर सरकार खुद बैठी हुई है, उसके बोझ के तले दबी हुई है। अब वो कहां से और पैसा निकाले? हमारे सरकार की डेट टू जीडीपी रेशियो 82% छू रही है, जो कि हेल्दी नहीं माना जाता है। और ये कोई मेहुल चोकसी वाला डेट नहीं है जिससे आप लेकर देश से बाहर निकल जाओ। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत का ग्रोथ फोरकास्ट 2023 को अब 5.5% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2024 का जीडीपी फोरकास्ट 6.5% से घटाकर 6.1% कर दिया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि हमारा कोई भी एम 5 ट्रिलियन टन का एम हो या थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का एम हो, 8% ग्रोथ रेट कम से कम 4-5 साल के लिए होना होगा, तब जाकर हम ये बड़े-बड़े जो एम्स हैं उसको हासिल कर पाएंगे। लेकिन कोई भी रेटिंग एजेंसी, चाहे सरकारी हो, आरबीआई हो या फिर कोई इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी हो, 6%, 6 पॉइंट से ज्यादा हमें ऊपर देने की कोशिश सोच भी रहा हो, हमें उससे ज्यादा देने की। ऊपर से हमारा रुपया और भी कमजोर हो रहा है। माफ कीजिएगा निर्मला जी, मैंने ऊपर से कम वक्त डॉलर और महंगा होता जा रहा है। तो जो हमारी जो कंपेटिटिवनेस है वो अच्छी हो रही है, हम चीजें क्या खरीद पा रहे हैं, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट वो सब भी बिगड़ा। जीते हैं तो 24 घंटे नहीं हुए और भारत की पूरी खबर आ गई, और वो पूरी खबर क्या है उसके लिए ये खबर देखिए। ये खबर है कि डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे निचले स्तर पर 22 पैसे की गिरावट, $1 अब 84.31 रुपए का। मतलब इस जो है सबसे निचले स्तर पर डॉलर के मुकाबले रुपया पहुंच गया है। और ये भारत के लिए कितनी बड़ी और कितनी बुरी खबर निकलकर सामने आई है। उधर तो डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं और दूसरी तरफ भारत का रुपया जो है वो सबसे निचले स्तर पर चला गया। देखिए, इसको अगर साधारण भाषा में समझाया जाए तो रुपए का, डॉलर का ये स्तर है, ये एक बहुत ज्यादा भयंकर गंभीर स्थिति की ओर दिखाता है, जो साधारण जनता नहीं समझती। सामान्य जनता को समझाने के लिए बता रहा हूं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझा रहा हूं। देखिए, एक चीज तो यह है, ठीक है, चलिए आपका क्रूड आता है, आपका ऑयल आता है, इंपोर्ट होता है, 80% इंपोर्ट होता है। मानी बात है कि अगर आपका रुपया कमजोर होगा तो पहले अगर आपका क्रूड की कीमत $70 है तो $70 को आप खरीदते थे 84 रुपए में, आप खरीदेंगे 84 रुपए 50 पैसे में। ये बड़ी सिंपल सी बात है कि जो चीज इंपोर्ट करेंगे वो महंगी हो जाएंगी। आपके एक्सपोर्ट जो है वो सस्ते हो जाएंगे, एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा, इंपोर्टर्स को नुकसान होगा। ये छोटी बात है। जो असली मुद्दा है, हिंदुस्तान के लिए इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया है, जो देश की जनता को समझना चाहिए, वो ये है कि हमारे विदेशी ऋण बहुत ज्यादा हैं। इतने ज्यादा विदेशी ऋण हैं, टोटल हमारे उसमें विदेशी और देशी सबको मिला लिया जाए 52 लाख करोड़ के थे, 240 लाख करोड़ के हैं। अच्छा, जब आप विदेशी ऋण लेती हैं निधि, मान लीजिए आपने $1 लाख का ऋण लिया,
$1 लाख का ऋण अपनी कंपनी के लिए लिया, $1 लाख का ऋण आपको मिला कम इंटरेस्ट रेट पे, क्योंकि जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कम है, भारत के इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, आपको फायदा हुआ, आपको 5% पे इंटरेस्ट मिला, जबकि आप हिंदुस्तान में लेते तो 10% मिलता, 5% का फायदा हुआ। लेकिन अगर जब आपने लोन लिया था उस समय $70 का डॉलर था, तो $1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 70 रुपीस आपको पे करना था। अब आपको $1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 84.30 वापस करना है। इसका माने जो लोन का रिपेमेंट आप करेंगे 15% ज्यादा करना पड़ेगा। अब सोचिए वो देश जिसका डेट बढ़ता चला जा रहा है, भाई ये जो गडकरी साहब कर रहे हैं, अभी जनता तो समझती नहीं, जनता तो देखती है सड़कें बन गई, पुल बन गए, फलाने बन गए, ठिकाने बन गए, हो क्या रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे विदेशी ऋण उठा रहे हैं, और जो विदेशी ऋण उठा रहे हैं रुपए के कमजोर होने से वो 3 गुना 4 गुना हो रहा है, जिसकी वसूली टोल से कर रहे हैं, और टोल कौन दे रहा है, गरीब लोग दे रहे हैं, मध्यम वर्ग वाले दे रहे हैं। तो असल में जो सारा का सारा भार पड़ रहा है वो मध्यम वर्ग उस पे पड़ रहा है। और एक और चीज समझिए, जीडीपी ग्रोथ हमारी 7% के आसपास है, पिछले 15 साल से 20 साल से करीब 7% के आसपास चल रही है। लोन 5 गुने हो जाना और आपकी जीडीपी की ग्रोथ उसी प्रकार से बने रखने का मतलब यह है, नए लोन आप पुराने लोन को वापस देने के लिए कर रहे हो, आप उससे केवल मूर्तियां बना रहे हो, सड़कें बना रहे हो, और जो मैन्युफैक्चरिंग एसेट्स जो कि रोजगार उत्पादन और जीडीपी को बढ़ाता है वो नहीं कर रहे हो, केवल लोगों को भगाने के लिए, भरमाने के लिए सड़कें बना के चमकीली आप दिखा देते हो, देखो देश का कितना विकास हो गया। देश का विकास सड़कों से नहीं होता है, देश का विकास करने के लिए आवश्यक होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाइए, इंडस्ट्रीज लगाइए, लोगों को नौकरी मिले। अगर लोगों को नौकरी मिलेगी और मेरी कॉलोनी में हर आदमी लखपति और करोड़पति होगा, सड़कें हम खुद बनवा लेंगे।